किसी तरीके का जो रिएक्शन नहीं करती, तो बल्ब के अंदर इस तरीके की एक गैस भर दी जाती है। नमस्ते नमस्ते। फिर एक एप्लीकेशन और है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। क्या होता है कि जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, मान लो कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, है ना। तो करंट की वैल्यू जैसे बहुत ज्यादा हो गई, तो अब जैसे करंट की वैल्यू ज्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब करंट की वैल्यू ज्यादा है तो रेसिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जो भी वायर्स है वो मेल्ट कर जाएंगी। तो अगर हम घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज ना लगाएं तो क्या होगा, घरों की जो वायरिंग है वो मेल्ट हो जाएगी, और उसी से आग लगने का भी खतरा होता है। और आपने सुना भी होगा कि शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है कई बार, और शॉर्ट सर्किटिंग से पूरे के पूरे घर में आग लग जाती है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज ना लगा हो तो हमारा जो घर की पूरी वायरिंग है वो बर्न कर जाती है, वो जल जाती है। और जब वो वायरिंग बर्न कर जाएगी तब क्या होगा, वायरिंग के बर्न करते क्या होगा, पूरा का पूरा घर जल जाएगा। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप एक इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा दें। तो अगर करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई तो वो इलेक्ट्रिक फ्यूज गर्म हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट होकर पिघल जाएगा, और बाकी घर की पूरी वायरिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो जब घर की पूरी वायरिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो हमारा घर की पूरी वायरिंग वो बच जाएगी। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम किसके साथ आएगी, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज का वायर मुश्किल से 2 या 3 रुपए का आता है, तो उसमें हमारा फाइनेंशियल भी फायदा है, और हमारा जो हेल्थ हजार्ड है, जो आग लग सकती है घर में, वो आग नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था और इसी के साथ में ये इलेक्ट्रिसिटी तो होता है जी खत्म। अब इसके बाद बहुत छोटा सा पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी का बच रहा था, तो पहले मैंने ये करा दिया फिनिश। अभी एक छोटा सा पोर्शन आपका लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में एक्सक्रीशन बचा हुआ था। मैंने बोला था आप लोगों से कि आप लोग खुद कर दीजिएगा, पर कई बच्चे बता रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे किडनी का फंक्शन है उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से होगा, तो वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। बस आप ना 2 मिनट वेट करिए, मैं 2 मिनट में आ 2 मिनट। सर आपने लाइफ प्रोसेसेस के नोट भेज दिए थे क्या, नोट्स? लाइफ प्रोसेस के मैंने पूरे भेज रखे थे, बस ये लास्ट वाला पोर्शन मैंने नोट्स इसके बनाकर भेजे ही नहीं थे एक्सक्रीशन के। तो एक्सक्रीशन मैं अब करा रहा हूँ, कुछ दिन मेरे को दे दीजिए, मैं एक्सक्रीशन के भी नोट्स बनाकर भेज दूंगा। सर जब आपने शेयर किए होंगे ना तब मैंने मतलब ज्वाइन नहीं किया था, तो सर आप मेरे को एक बार मैं भेज भेज दूंगा, देंगे? मैं भेज दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। चलिए जी, अब जो लास्ट इसमें लाइफ प्रोसेसेस में था ये था एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा मतलब है एक्सक्रीशन का, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि कहीं पर भी अगर मान लीजिए हम किसी भी चीज की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं किसी इंडस्ट्री की भी बात करता हूँ ना, तो उस इंडस्ट्री में भी अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उस प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल, कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट जरूर प्रोड्यूस होता है। ठीक। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे किसी काम का नहीं है उसको फेंक दिया जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी वेस्ट मटेरियल होता है, और अगर हम एनिमल्स की बात करें या ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनमें भी वेस्ट मटेरियल होता है। तो जैसे मान लीजिए हम प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में थ्रू आउट द डे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्लांट्स थ्रू आउट द डे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं किस काम में, फोटोसिंथेसिस में। अपना खुद का फूड प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस को वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करते रहते हैं। लेकिन ड्यूरिंग नाइट टाइम में क्या होता है, सनलाइट होती ही नहीं है। ठीक है। तो नाइट टाइम में सनलाइट नहीं होती है तो उस टाइम फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, फूड प्रोडक्शन भी नहीं होगा, है ना। आपने सुना भी होगा, आपके पेरेंट्स वगैरह भी आपको बोलते होंगे, आपके फ्रेंड्स ने या आपके टीचर्स ने भी किसी ने आपको बताया होगा कि पौधों में कभी भी रात के टाइम में पानी नहीं डालते, नहीं तो पौधा खराब हो जाता है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि भाई जब हमने रात के टाइम में पौधे में किसी में पानी डाल दिया, तो पानी डालने के बाद में पानी का ट्रांसपिरेशन कैसे होगा, अगर धूप निकलेगी तभी तो ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन मतलब उसकी लीव्स में से जो वाटर वेपर इवेपोरेट होते हैं एटमॉस्फेयर में,
और जो ऑक्सीजन निकलती है तो वो क्या होती है, वो उसके लिए सनलाइट की बहुत जरूरत होती है, डे लाइट की बहुत जरूरत होती है। तो इसीलिए पानी जो है वो अगर आप रात में डालेंगे तो पानी बिल्कुल वेस्ट चला जाएगा, पानी किसी काम का नहीं होगा। दिन में अगर आप पानी डालते हैं तो क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस होना शुरू होता है और फिर वो वाटर को भी यूटिलाइज करता है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी खींचता है। और कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी प्लांट की बात कर रहा हूँ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन रात के टाइम में जब लाइट होती ही नहीं है, जब अंधेरा हो जाता है बिल्कुल, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के भी किसी काम का नहीं होता, तो प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सर आप नोट्स भेजोगे बाद में? हाँ, मैं इसके नोट्स भेजूंगा, बोल तो रहा था मैं भी। मैं ओके इसके सर। नोट्स भी बनाकर भेज दूंगा। मैंने एक्सक्रीशन के नोट्स बनाए ही नहीं थे, लास्ट टाइम भी नहीं बनाए थे मैंने, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कहते थे कि सर ठीक है कर लेंगे, तो थोड़ा सा ही पोर्शन बचा हुआ है, तो मैंने भी थोड़ा आलस किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। पर अब जैसे ये ऑनलाइन का टाइम चल रहा है तो ऑनलाइन में नोट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बनाकर आपको भेज दूंगा, मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं बनाकर भेज दूंगा इसके। ओके सर। तो अब बात अगर करते हैं हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में प्लांट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। प्लांट्स रिलीज, अच्छा सक्शन। जी सर। तुमने होमवर्क जो है खुद से करा ईमानदारी से बिल्कुल? सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने थोड़ी थोड़ी अपने भाई की भी हेल्प ली है, मजाक नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पर तुमने होमवर्क करके भेजा, इस चीज की बड़ी खुशी है मुझे। होमवर्क तुम्हारा रेगुलर नहीं था, तुम होमवर्क में तुमने होमवर्क करके भेजा, इस चीज की बड़ी खुशी है। कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा, चाहे मेरी जो क्लास का मैं लिंक भेजता हूँ चाहे उसे दोबारा देखना पड़े, चाहे किसी बुक की हेल्प लेनी पड़े, चाहे यूट्यूब के किसी चैनल की, चाहे भाई की बहन की, किसी की भी हेल्प लेनी पड़े, लेकिन जो आपका टारगेट है वो फुलफिल होना चाहिए, जो मकसद है वो पूरा जी होना सर। चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है ना? तो होमवर्क करके भेजोगे, देखो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि हाँ मैंने काम टाइम पर फिनिश कर दिया। सर मैंने तो एक्सरसाइज 2 भी कर ली थी, पर मैं भेजना ही भूल गया था। कोई बात नहीं, वो मेरे को आज भेज देना या कल भेज देना। ओके सर। तो प्लांट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। जब रात के टाइम कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, तो जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल बेकार की होती है ना? तो इसीलिए ये कहा जाता है कि रात के टाइम आप किसी भी प्लांट के आसपास या किसी पेड़ के नीचे मत सोइए। क्यों? क्योंकि दम घुटने से मौत भी हो जाती है। क्योंकि एक तो एटमॉस्फेयर में वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बहुत होती है, क्योंकि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और आप वहीं पर सो रहे हो पेड़ के नीचे, तो पेड़ रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, वो रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो इस वजह से वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उससे लंग्स खराब होने का डर होता है, या फिर अगर किसी के लंग्स ऑलरेडी कमजोर है तो वो बेचारा मर भी सकता है। इसीलिए ये कह देते थे लोग, जो पुराने लोग थे वो ये कह देते थे कि रात के टाइम में ना इस पेड़ के ऊपर ना भूत बैठ जाता है, तो इस पेड़ के आसपास मत रहो, ऐसे बोल देते थे। कोई बड़ा पेड़ है तो जो जितना बड़ा पेड़ होगा वो दिन के टाइम में उतनी ही ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और वो जितना बड़ा पेड़ होगा वो रात के टाइम में उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो पहले जो विलेजेस होते थे, टाउन्स होते थे, वहां पर लोग पेड़ के नीचे सो जाते थे दिन में। तो रात में सोने के लिए सब मना करते हैं कि रात में कभी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। समझ गए? क्यों? क्योंकि रात में वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए रात में वेस्ट है, वो उसको डिस्कार्ड करते हैं अपनी बॉडी में से। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में मेजर waste products are carbon dioxide and urea.
कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और यूरिया होता है, जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसके अलावा हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने किसी भी एनिमल की बात करी है, चलिए अगर मैं ह्यूमन बींग्स की भी बात करता हूँ, तो एक तो वेस्ट प्रोडक्ट जो मेरी बॉडी के किसी काम का नहीं है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लगातार थ्रू आउट द डे हम लगातार सांस के थ्रू छोड़ते रहते हैं, उसको हम रिलीज करते रहते हैं, एक्सहेल करते रहते हैं। तो एक तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हम हमेशा सांस के थ्रू रिलीज करते रहते हैं, पहली चीज। और दूसरा हो गया यूरिया। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मैं इधर बताता हूँ, CO2 ये है रिलीज्ड थ्रू लंग्स। ठीक है, एंड यूरिया रिलीज थ्रू किडनीज। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स जो रिलीज करते हैं, उसका प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन में जो हमने रेस्पिरेशन वाला पोर्शन पढ़ा था, तो रेस्पिरेशन में लंग्स का पूरा फंक्शन वो हम पढ़ चुके हैं। अब उसमें से अगर कुछ भी पूछा जाता है तो आप बहुत आराम से बता सकते हो कि लंग्स में से जो लंग्स में से जो ऑक्सीजन है वो किस तरह से हार्ट में जाती है, हार्ट किस तरीके से कंबाइन करता है अपने वेंट्रिकल्स में, कंबाइन करता है इनको, जो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन को ब्लड को कंबाइन करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी की पूरी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग्स में आता है और लंग्स उनको वापस एटमॉस्फेयर में थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स बाहर रिलीज कर देते हैं। तो वो लंग्स का तो हम फंक्शनिंग कर चुके हैं, हमने किडनी की फंक्शनिंग नहीं करी है। तो किडनी की फंक्शनिंग देखते हैं जरा। इसमें हम एक छोटा सा पहले तो बॉडी का डायग्राम बनाते हैं। हमने कहा कि जैसे मान लीजिए ये एक ह्यूमन बॉडी का मैं डायग्राम बना रहा हूँ छोटा सा, इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किडनीज जो है वो बीन शेप्ड होती हैं। बीन शेप्ड होती है किडनीज। अब इसमें सर किडनी का साइज कितना होता है? किडनी का साइज इतना होता है जितना हमारा मुट्ठी का साइज होता है। हमारा जो ये होता है ना, जो हाथ की जो मुट्ठी होती है, मुट्ठी के अंदर किडनी बंद हो जाती है। सर वो हार्ट का साइज होता है आई थिंक। यस इसका सर। भी इसका भी यही होता है। ओके सर। क्योंकि ये कहा जाता है कि वो हमारी मुट्ठी के अंदर बंद हो जाती है, जो किडनीज हैं वो मुट्ठी के अंदर बंद हो जाती हैं। और जो हार्ट है, हार्ट का भी यही बोला जाता है। मोरोवर जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स का हार्ट पंपिंग बहुत ज्यादा करता है, तो धीरे 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 एथलीट्स के हार्ट का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। तो हार्ट के साइज को लेकर तो बहुत सारे डिस्कशंस हैं, लेकिन किडनी का साइज उतना ही होता है। तो हमने ये कहा कि दो किडनी होती है बॉडी में, और अब इसको बोल देते हैं ब्लैडर। ब्लैडर जिसमें सारा का सारा यूरिन इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर बोल देते हैं इसको।
और ये जो दो छोटे छोटे आपको ट्यूब्स दिखाई देते हैं बेटा, इनको बोलते हैं यूरेटर, URETER, यूरेटर। इसको भी बोलेंगे यूरेटर, URETER। यहां से जहां से यूरिन बाहर निकलता है इस जगह को हम बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। और यहाँ पर मसल्स होती हैं, छोटी छोटी मसल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं मसल्स कंट्रोलिंग, मसल्स कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ यूरिन। ये भी यूरेटर, ये दोनों पाइप्स जो है यूरेटर कहलाते हैं। इसको बोलते हैं, जो ये दो हमको दिखाई दे रही है ट्यूब्स, इसको बोलते हैं बेटा रीनल, इसको बोलेंगे रीनल वेन, और इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। तो रीनल वेन को किडनी वेन भी बोला जाता है, रीनल आर्टरी को किडनी आर्टरी भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो दोनों आपको बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी एक किडनी ये हो गई और दूसरी किडनी ये हो गई, ये दोनों हमारी किडनीज हो गई अलग अलग। अब जरा देखिएगा यहाँ पर इसमें होता क्या है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, 2 किडनीज, 2 किडनी होगी, 2 यूरेटर्स, एक इस किडनी से पाइप निकल रहा है, एक इस किडनी से पाइप निकल रहा है, इनको यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। 1 ब्लैडर, दिस 1 ब्लैडर, 1 यूरेथ्रा, 1 यूरेथ्रा, ये हो गया। The function of kidneys is to remove the poisonous substance urea, एक poisonous substance होता है यूरिया, उसको रिमूव करने का काम होता है किडनी का, and other waste salts and excess water from the blood and excrete them in the form of a yellowish liquid called urine, ठीक है। वो यूरिन का एक येलोइश लिक्विड होता है, यूरिन, वो निकल जाता है बॉडी से बाहर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमको बहुत तेज जाना है, हमको यूरिन जाना है, हमको बहुत तेज प्रेशर लगा एकदम, तो हमने क्या करा कि आप जानते हैं यहाँ पर ये मसल्स कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ यूरिन, इसका क्या काम होता है, इन मसल्स का काम ये होता है कि जैसे हम हैं तो हमको ये जो हमारी मसल्स हैं, हम उन मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम यूरिन, अगर हमारा प्रेशर बहुत तेज आ भी रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं, ठीक है। छोटा बच्चा वो नहीं कर पाता है काम, उसकी मसल्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो वो नहीं कर पाता है उस काम को, उसका यूरिन निकल जाता है, वो सोते सोते निकल जाएगा, या चल रहा है चलते चलते उसका यूरिन निकल जाएगा। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा एज हो जाती है 85-90 के करीब, जब एज बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, तब भी बॉडी की मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं, तो उस टाइम भी ऐसा ही होता है कि आदमी अपना यूरिन का फ्लो रोक ही नहीं सकता, तो जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स का यूरिन निकल जाता है। तो ये जो चीज है मसल्स कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ यूरिन, तो मसल्स एज के साथ साथ धीरे धीरे वीक होती जाती है, ठीक है। इसी तरीके से ये ब्लैडर है, ब्लैडर में क्या होता है कि किडनीज से आकर सारा का सारा यूरिन यहाँ पर इकट्ठा होता है, एंड व्हेन इट रीचेस अ पर्टिकुलर लेवल, कि जब ये इतना एक लेवल पर पहुंच गया कि हाँ भाई अब हमको लग रहा है कि अब ब्लैडर्स जो है, वो ब्लैडर जो है वो अब थोड़ा सा फूल गया है, मतलब अब उसके अंदर यूरिन ज्यादा इकट्ठा हो गया, तब हमको महसूस होता है कि नहीं अब हमको यूरिन पास करने के लिए जाना चाहिए, ठीक। तो ये पूरा इसका प्रोसेस होता है। जो रीनल वेन है, रीनल वेन भी दोनों किडनीज से कनेक्टेड होती है, रीनल आर्टरी भी दोनों किडनीज से कनेक्टेड होती है, दोनों का फंक्शन अभी देखते हैं, देखिएगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर जो मसल्स होते हैं यूरिन को मतलब रेगुलेट करते हैं उनकी फ्लो, कौन? जो मसल्स है ये यूरिन की फ्लो को रेगुलेट करते हैं। मसल्स जो है वो यूरिन के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, हाँ ये कहा जा सकता है कि ये हमारे कंट्रोल में होता है। हम जब चाहें, अगर मान लीजिए हमें बहुत तेज यूरिन आ रहा है, लेकिन हम एग्जाम में बैठे हुए हैं और हमारे पास अभी 10-15 मिनट है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि यूरिन फ्लो हो जाएगा, हमें मसल्स जो है, हम अपनी मसल्स की हेल्प से हम यूरिन को रोक लेंगे और हम फटाफट फटाफट एग्जाम करेंगे, एग्जाम करने के बाद हम उनको
रिलीज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या चीज होती है कि ये मसल्स जो हैं ये एक तरह से फ्लो को रेगुलेट करती है। हम जानते हैं कि कब हमको यूरिन जाना है, जब हम जाएंगे हम तभी रिलीज करेंगे मसल्स को, ठीक है। और जब हमें नहीं जाना है, अगर हम रूम में बैठे हुए हैं कहीं अपना पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो उस टाइम अगर हमको उसको रोकना है तो हम मसल्स की हेल्प से रोक सकते हैं। तो मसल्स ही हैं जो कंट्रोल करती हैं इसके फ्लो को, तो हम कह सकते हैं कि यस ये फ्लो को रेगुलेट करती है। क्लियर है? ओके सर। यस अच्छा, सर। अब यूरेटर को देखते हैं। यूरेटर क्या होते हैं? यूरेटर होते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब्स जिसमें एक्सक्रीशन होता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल्स का मूवमेंट होता है। तो जो यूरेटर्स हैं, यूरेटर्स के केस में ये है एक्सक्यूज मी कि सर। दे आर द ट्यूब्स। हाँ जी, सर मेरे को ना मेरी स्कूल वाली मैम ने बताया था कि जो यहाँ मतलब कि हमारे यूरिन पे बोथ वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती है। बिल्कुल। तो सर बट वो तो हमारे हाथ में है ना, मतलब कंट्रोल करना, तो मतलब सर इनवॉलेंट्री कैसे? वो इनवॉलेंट्री ये हो गया कि इनवॉलेंट्री केस ये हो गया कि अगर आपका ब्लडर जो है वो पर्टिकुलर एक थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंच चुका है कि अब इतना ज्यादा आपको प्रेशर है, इतना ज्यादा पानी बॉडी में इकट्ठा हो चुका है, ब्लड में से भी पानी जो है, एक्सेस वाटर जो है वो रिलीज होता रहता है। भाई ऐसा है, देखिए अगर आपने थ्रू आउट द डे पानी पिया ही नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि आपको यूरिन नहीं जाना पड़ता। यूरिन तो फिर भी आपको जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है वो भी थोड़ा थोड़ा जो एक्सेस वाटर है वो रिलीज करता रहता है। अब ये होता है कि आपने पानी बहुत पी रखा है, ठीक, स्वेटिंग भी नहीं हुई है, तो एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच गया, ब्लैडर्स एक पर्टिकुलर लेवल पर स्वोलन अप हो गए, फूल गए हैं। तो अब आपने क्या करा, अब आपने रोक तो रखा है यूरिन को, लेकिन फिर आप यूरिन करने गए, यूरिन करने के दौरान अब क्योंकि ब्लैडर्स में पानी का लेवल बहुत ज्यादा है, यूरिन का लेवल बहुत ज्यादा है, तो तब आप अगर अपनी मसल्स की हेल्प से रोकना भी चाहेंगे तो वो रुकेगा भी नहीं। लेकिन एक लेवल के बाद में, एक लेवल के बाद, जैसे ये मान लीजिए पूरा भरा हुआ है, एक लेवल के बाद वो यूरिन कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, एक लेवल के बाद आप चाहें तो उसको रोक सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल, जब लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब आपकी जो मसल्स हैं वो इनवॉलंटरी मसल की तरह काम करती है, कि तब आपके कंट्रोल में नहीं है। और उसके बाद में जब आपका थोड़ा सा लेवल कम हो गया तो आप उसको रोक भी सकते हैं। समझ गए? उन्होंने ये बताना चाहा होगा। ओके सर। ठीक है। अब बात करते हैं यूरेटर्स की। तो जो यूरेटर्स हैं, हम ये कहते हैं कि यूरेटर्स आर द ट्यूब्स व्हिच कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर। यूरेटर का सिर्फ इतना फंक्शन है कि किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक लेकर आने का, तो ये एक तरह से ट्यूब्स का काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर। यूरिन कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, तो यूरिन स्टोर करने के लिए ये है ब्लैडर है। उसके बाद द ब्लैडर इज अ बैग व्हिच स्टोर्स यूरिन टिल द टाइम वी गो टू द टॉयलेट। जब तक हम टॉयलेट में नहीं जाते तब तक वो यूरिन को होल्ड करके स्टोर करके रखता है। द यूरेथ्रा इज अ ट्यूब, यूरिन कलेक्टेड इन द ब्लैडर इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। जो बॉडी में यूरिन कलेक्ट हो जाता है वो यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो ये सारी चीज कौन सी हो गई? ये सारी चीज हो गई किडनी के बाद वाली, कि किडनी से यूरिन निकला, पहली किडनी है ये, इसने सारा यूरिन यहाँ से भेज दिया, दूसरी किडनी ने बाकी यूरिन यहाँ से भेज दिया। यूरिन इकट्ठा यूरेटर के थ्रू यूरिन आ गया, यूरिन इकट्ठा हुआ ब्लैडर में, ब्लैडर के बाद में जब हम टॉयलेट करने गए तो हमने यूरेथ्रा के थ्रू हमारा यूरिन सारा फ्लो आउट हो गया, बाहर निकल गया। अब देखिएगा कि ये तो किडनी के नीचे की कहानी हो गई, अब किडनी की कहानी देखेंगे। तो किडनी जो है वो बीन शेप्ड होती है। अब आप सोचिएगा जैसे हमने किडनी को बीच में से काट दिया, किडनी को हमने बीच में से काट दिया और काट कर उसके दो टुकड़े हो गए। तो अब किडनी को बीच में से काट कर उसका एक सेक्शनल व्यू, उसका एक डायग्राम मैं यहाँ पर बनाऊंगा और उसमें हम किडनी की फंक्शनिंग समझेंगे। ठीक है, देखिएगा जैसे ये किडनी है, इस किडनी को हमने इस तरह से स्लाइस कर दिया तो एक टुकड़ा अलग हो गया, एक टुकड़ा अलग हो गया, और अंदर इसके क्या क्या चीजें हैं वो स्टडी करना चाहते हैं। तो देखिएगा ये ऐसे होगी। अब इसमें
किडनी के अंदर यहां से सर आपने म्यूट कर रखा है। नहीं तो अच्छा आप तो सॉरी सॉरी। बस 2 मिनट रुक जाइए, डायग्राम बन जाए, फिर आराम से समझ जाओगे आप लोग। तो आपके डायग्राम तो फिर भी अच्छे बन जाते हैं। 2 मिनट रुको, अभी बन जाएगा। इसको बोलेंगे रीनल आर्टरी, इसको बोलेंगे रीनल वेन, रीनल आर्टरी और रीनल वेन, ये हो जाएगा। और
रीनल आर्टरी जो है, रीनल आर्टरी में क्या होता है, डर्टी ब्लड, और जो रीनल वेन होती है, रीनल वेन के थ्रू क्या होता है, क्लीन ब्लड। और इसको हमने बोल दिया ये है यूरेटर, ठीक है, यूरेटर ये है आपका जो है यहाँ से, और यूरेटर के थ्रू क्या जाता है, यूरिन जाता है। तो मतलब ये सिर्फ यहाँ तक का, ये जो पाइप यहाँ से निकल रहा है ना, तो ये इस पाइप तक का सिर्फ इतना सा डायग्राम दिखा रहे हैं, थोड़ा मैग्नीफाई करके बड़ा करके, और यहाँ से क्या निकलेगा, यूरिन। ठीक, अब आप ये देखिएगा कि इसमें जो इसके फंक्शंस, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। डक्ट मतलब एक स्पेस जहां पर यूरिन कलेक्ट होता है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। थोड़ा बहुत तो किडनी के अंदर भी यूरिन कलेक्ट होगा, है ना, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। फिर ये जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना इतना सा पोर्शन, इसको बोलते हैं, इस पोर्शन को बोल देते हैं बोमेन्स कैप्सूल, BOWMANS, बोमेन्स कैप्सूल, ये होता है बोमेन्स कैप्सूल। और बोमेन्स कैप्सूल से जो ये पाइप ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 और यहाँ तक आ रहा है, इसको बोलते हैं हम ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल, इस पाइप को बोलते हैं ट्यूब्यूल। और बोमेन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल, इन दोनों का जो ये ग्रुप है, बोमेन्स कैप्सूल तो ये हो गया, ये जो ऐसे बना हुआ है जिसका मुंह, जिसके अंदर ये चीज पड़ी हुई है। अब ये जो अंदर चीज पड़ी हुई है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। तो ये छोटे छोटे जो ऑर्गन्स हैं, अभी इनके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। बोमेन्स कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल टेकन टुगेदर इज नोन एज नेफ्रॉन, इसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन। ठीक, और बस जी, ये आपकी लेबलिंग हो गई इस डायग्राम की। तो डायग्राम तो इसका फिनिश हो गया। अब जरा देखिएगा, इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। एक बार मैं बुक में से बता दूं पढ़कर, उसके बाद मैं आपको समझा भी देता हूँ क्या है। Each kidney is made up of a large number of excretory units called nephron. The nephron has a cup-shaped bag at its upper end, which is called Bowman's capsule. The lower end of Bowman's capsule is tube-shaped and is called a tubule. The Bowman's capsule and the tubule taken together make a nephron. One end of the tubule is connected to the Bowman's capsule, and its other end is connected to urine collecting duct of the kidney. One end of the tubule, ये जो tubule है, इसका एक end कहाँ connected है, ये Bowman's capsule में connected है, और ऐसे 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 घूमकर आया, दूसरा end urine collecting duct में connected है। ठीक है, the Bowman's capsule contains a bundle of blood capillaries which is called glomerulus. इसके अंदर, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एक बंडल है ब्लड कैपिलरीज का, मतलब जैसे बहुत सारी कैपिलरीज, मतलब बहुत बारीक बारीक जो नसें होती हैं जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, उसका एक बंडल है, एक गुच्छा है उसके अंदर, उसको क्या बोल देते हैं, ग्लोमेरुलस। अभी इनके फंक्शन भी पढ़ेंगे, उसको ग्लोमेरुलस बोल देते हैं। वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू द रीनल आर्टरी। ग्लोमेरुलस का एक एंड, ये देखिए, ये जो मैंने शेडेड करके बना रखा है, रीनल आर्टरी में कनेक्टेड है ग्लोमेरुलस का एक एंड, और दूसरा एंड ये देखो, ये जो एक सिंगल जैसे एक वायर हो, है ना, तो एक बारीक सी कैपिलरी यहाँ से आई और इधर ट्यूब्यूल के ऊपर घूमती हुई, ये कहाँ कनेक्टेड है, ये इसमें कनेक्टेड है रीनल वेन में। ग्लोमेरुलस का एक एंड कनेक्टेड है रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी क्या है, जिसमें डर्टी ब्लड आता है, और एक एंड ग्लोमेरुलस का कनेक्टेड है रीनल वेन में, जिसमें से क्लीन ब्लड, साफ हुआ हुआ ब्लड वो बाहर निकलता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे, the function of glomerulus is to filter the blood passing through it. Only the small molecules of substances present in blood like glucose, amino acids, salts, urea and water etc. pass through the glomerulus. एक मिनट, ठीक है। Glomerulus, the large molecules like proteins and blood cells cannot pass out through the glomerulus capillaries and hence remain behind in the blood. The function of tubule of nephron is to allow the selective reabsorption of the useful substances like
glucose, amino acids, salts and water into blood capillaries, but the waste material like urea remains behind in the tubule. It does not get reabsorbed into blood capillaries, है ना, and that's why it flows out through the ureter. ठीक, तो आप ये देख लीजिए कि अगर समझने की कोशिश करी हो तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बाकी मैं समझा देता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि हमारा जो ये पूरी की पूरी किडनी है, ये किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है कि किडनी के अंदर रीनल आर्टरी से गंदा ब्लड आता है, गंदा ब्लड आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब वो गंदा ब्लड कहाँ पर जा रहा है, आप देखिए रीनल आर्टरी सीधा सीधा कहाँ कनेक्टेड है, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस का मेन फंक्शन क्या होता है, ग्लोमेरुलस का मेन फंक्शन जो होता है वो सफाई का होता है, वो डर्टी ब्लड को साफ करता है। तो डर्टी ब्लड को जब साफ करता है, अब डर्टी ब्लड का मतलब ये थोड़ी है धूल मिट्टी कीचड़ होगी उसके अंदर, नहीं। डर्टी ब्लड का मतलब ये है कि उसके अंदर यूरिया होगा, उसके अंदर हो सकता है कुछ और जो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, वो बेकार की चीजें होंगी। तो यूरिया हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, उन सब चीजों को वो फिल्टर आउट कर देता है ग्लोमेरुलस। फिल्टर आउट करने के बाद में उन सब चीजों को वो भेजता है कहाँ, रीनल वेन के पास भेजता है। रीनल वेन के पास भेजता है तो ये जो ग्लोमेरुलस होता है ना, ग्लोमेरुलस में एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि ये कुछ चीजों को ही अब्सॉर्ब करता है। जैसे डर्टी ब्लड आ गया यहाँ पर, तो डर्टी ब्लड में क्या हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकते हैं, विटामिन भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये क्या करता है, ये सेलेक्टिवली अब्सॉर्ब करता है। ये सेलेक्टिवली अब्सॉर्ब करता है, ये प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह को अब्सॉर्ब नहीं करता, ठीक है। तो वो सारे के सारे तो पीछे ही रह जाते हैं, यानी कि ब्लड में से ये जो जरूरी चीजें हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उनको नहीं निकालता, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं उनको निकाल देता है। उनको निकाल कर ये क्या करता है कि उनको निकाल कर ये ऐसे 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 यहाँ से ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल जो है, वो जितनी भी गंदी वाली चीजें हैं, कि यूरिया हो गया, यूरिन में एक्सेस वाटर हो गया, वो सारी चीजें ये जो बोमेन्स कैप्सूल है ये एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने पर ये जो ट्यूब्यूल है, इस ट्यूब्यूल के थ्रू ऐसे 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 पास होता हुआ ये यहाँ यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होकर यूरेटर के थ्रू यूरिन बन के बाहर निकल जाता है, ठीक। तो ये जो बोमेन्स कैप्सूल है ये ऐसे बैठा हुआ है ऐसे, और इसके अंदर एक गुच्छा बना हुआ है नसों का, कैपिलरीज का गुच्छा बना हुआ है। तो वो जो गुच्छा है उसी को हम ग्लोमेरुलस बोल देते हैं। बोमेन्स कैप्सूल ऐसे, तो बोमेन्स कैप्सूल क्या करेगा, जितनी भी बेकार की चीजें उनको एब्जॉर्ब कर लेगा ग्लोमेरुलस में से। ग्लोमेरुलस में से उसने यूरिया, एक्सेस वाटर वगैरह सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। अब ग्लोमेरुलस में क्या बचा, क्लीन ब्लड बचा। वो क्लीन ब्लड जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो सब कुछ है, ठीक है। तो उस क्लीन ब्लड को ग्लोमेरुलस ने अपनी दूसरी जो छोटी वाली कैपिलरी है, ये इस दूसरी छोटी वाली कैपिलरी के थ्रू ऐसे 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 घूमते हुए गई, कहाँ गई, ये रीनल वेन में गई। रीनल वेन से क्या निकला, क्लीन ब्लड। तो क्लीन ब्लड इज सप्लाइड अगेन टू द बॉडी। तो जो साफ ब्लड है वो बॉडी के पास चला जाएगा। साफ ब्लड का मतलब क्या है कि नाउ इट इज यूरिया फ्री, इट इज एक्सेस वाटर फ्री, इट इज यूरिन फ्री। उसमें जितनी भी एक्सेस बेकार की चीजें हैं वो सारी की सारी नहीं होती। तो वो क्लीन ब्लड वापस हमारी बॉडी में चला जाता है और बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो गंदा ब्लड है उसको इस बोमेन्स कैप्सूल ने उसमें से ग्लोमेरुलस में से खींच लिया, और खींच के ये जो ट्यूब्यूल है, इस ट्यूब्यूल के थ्रू आकर यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो गया। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, वुमेन्स कैप्सूल ने जब एब्जॉर्ब करा, एब्जॉर्ब करके नेफ्रॉन इसको ट्यूब्यूल के थ्रू पास कर दिया। तो वुमेन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज नेफ्रॉन। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। जी सर। सभी को क्लियर है? यस बताइए सर। आस्था, भव्या, लक्ष्य। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। बताइए बताइए। सर आपने बोला कि जो रीनल वेन होती है वो साफ ब्लड, लाइक जो फिल्टर्ड ब्लड होता है वो कैरी करती है, हाँ और जो रीनल आर्टरी होती है वो डर्टी ब्लड कैरी करती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बट ट्रांसपोर्टेशन में तो उल्टा था ना, लाइक आर्टरी साफ ब्लड कैरी करती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन में उल्टा था, वो हार्ट वाला था, ये हमारा किडनी वाला है, तो इसमें उल्टा है। समझ गए ओके ना? सर। बताइए जी, किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है। सर।
तो बस अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मैं लिंक आपको भेजूंगा, आप दोबारा से देख सकते हैं, और मुझे कुछ दिनों का टाइम दो, मैं इसके नोट्स भी बनाकर आपको भेज दूंगा। ठीक है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये पोर्शन आसान है। और अब थोड़ा सा हमारा वो बचा हुआ रिप्रोडक्शन का, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, सर चलिए बेटा फिर आज के लिए इतना ही है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर आप वो क्लास कल ले लोगे ना? हाँ क्यों क्यों नहीं लेंगे? यस सर, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। नहीं नहीं, क्लास ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास तो लेनी ही है। सर कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कल आपने की गई छुट्टी थी, थोड़ी मैंने है, कल की छुट्टी थोड़ी है, कल तो क्लास लेंगे, इसकी कंप्लीट कर देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? और थैंक यू सर। हाँ, और Excuse लक्ष्य me, भाई sir. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करवाएंगे तुम्हारी। सर 16 को एग्जाम है। हाँ 16 को एग्जाम है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ कराना, काफी कुछ कर ओके चुके हो सर। तुम भी, तो बड़े सर आसानी से कर सेक्शन सकते फॉर्मूला थोड़ा बताना है। हो। बता Excuse me, दूंगा मैं, sir. तुम्हारा भी नोट कर रखा है हर्षित मैंने, तुम्हारा भी नमस्ते एग्जाम का सर। मालूम है, 20 तारीख से बताया था तुमने। सर मैंने भेजा था। सबका नोट कर रखा है, चिंता मत करो, बस व्हाट्सएप कर दिया करो मेरे को, तो मैं देख लेता हूँ फिर उसको, और फिर Yes, भी sir. रिमाइंड करा देना, अच्छी बात है, रिमाइंड करा दिया करो बीच बीच में। थैंक यू सर। चलिए Excuse ठीक me, है। sir. हाँ एक्सक्यूज बेटा मी सर। बोलो। सर मेरा ना जो चैप्टर लाइट वाला है ना सर, हाँ सर उसमें एक डाउट था। बेटा अभी तो नहीं बता नहीं पाऊंगा, अभी सर, तो आप मेरा, कभी आप बता दोगे? हाँ अरे क्या बात कर रहे हो, बताऊंगा क्यों नहीं, मैं बताने के लिए तो बैठा हूँ। नहीं सर, मेरा सर टेस्ट आ रखे हैं ना मैम, सर सॉरी कब है टेस्ट, कब है? सर, अभी तो 11th को है, 11th फुल को सिलेबस यानी का है। परसों ही है टेस्ट, तो कल पूछ लेना मेरे से, कल बता दूंगा, याद से पूछ लेना। यस सर, सर बहुत छोटा सा ही है। हाँ मेरे को क्लास की शुरुआत में ही बता देना, लास्ट में मत बताना। यस सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर एक बस लास्ट चीज थी कि सर मैंने आपको मतलब पहले बोला था कि मेरे को बहुत सारे डाउट थे, तो आप एक डाउट सेशन रख लेना, तो सर आपने बोला था कि मैं रख लूंगा, तो सर आप कब रखेंगे? रख लूंगा, बहुत जल्दी रख लूंगा, अभी थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ, बहुत जल्दी रख लूंगा। आजकल बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे कि मतलब हफ्ते में लगभग 2 बार ऐसा हो जाता है कि मैं कॉमन क्लास रखता हूँ, 4 बजे वाली बैच नहीं ले पाता हूँ, तो ये मुश्किल से 2-3 दिन और चलेगा, फिर उसके बाद सब स्मूथ धीरे धीरे कर दूंगा। ओके सर। ठीक है? थैंक यू सर। चलिए जी, ओके बाय सर। बाय सर। ओके, बाय बाय, नमस्ते सर। नमस्ते थैंक नमस्ते, यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके, बाय सर। नमस्ते, थैंक यू सर। ओके।